तो मुमताज़ ने बच्चों से कहा, अब तुम सब हमें माफ़ कर दो, बस गलती से तुम सब की नींद ख़राब कर दी। ये सुनते ही खालिद ने कहा, अरे नहीं नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो हमारे बारे में अच्छा ही सोचकर हमें जगाया था। इतने में सोनिया ने कहा, लेकिन अम्मी मैं आज आपके पास ही सो जाऊंगी, मुझे तो डर लगता है। ये सुनकर मुमताज़ ने कहा, हाँ हाँ सो जाओ। फिर खालिद और तारिक अपने कमरे में वापस चले गए और सोनिया मुमताज़ के पास सो गई, जबकि पहलवान लेटकर सारी रात किसी सोच में पड़ा करवट बदल कर जागता रहा और खुद से कहने लगा, नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं फजूल में ही इतना सोच रहा हूँ। ये सुनकर मुमताज़ ने रफ़ीक की तरफ करवट लेते हुए सरगोशी में, आप अभी तक जाग रहे हैं? रफ़ीक ने पलट कर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी तो जाग रही हो। मुमताज़ ने कहा, मुझे नींद कैसे आएगी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो क्या होगा। रफ़ीक ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, दरअसल हमारे साथ वो सब बार बार होता रहा है, इसी वजह से सब कुछ ठीक होने पर भी वो सब हमारे दिमागों में चल रहा है। ऊपर से अचानक शाकर बाबा का अजीब सा बर्ताव देखकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है, जैसे कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से हमें यकीन नहीं हो रहा कि, लेकिन तुम परेशान मत हो, जब सुबह शाकर बाबा अपना सामान लेने आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस मामले को लेकर हमारे दिलों में जो बची कुची कश्मकश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं भी सोने लगा हूँ। ये कहते हुए रफ़ीक दोबारा करवट लेकर कुछ पल जागा और फिर अचानक सो गया। अगली सुबह जब रफ़ीक जागा तो उसने सबसे पहले बाहर जाकर देखा तो बाहर दरख्तों का नामो निशान नहीं था। फिर रफ़ीक जल्दी से शाकर बाबा के सामान के पास जाकर खड़ा हो गया। और उसे देखने लगा। इतने में खालिद भी उसके पास आकर बोला, अबू क्या हुआ, आप फिर से इसी सामान को देख रहे हैं? रफ़ीक ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन पता नहीं इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शाकर बाबा ये सब अपनी मर्जी से या भूल की वजह से छोड़कर नहीं गया। ज़रूर कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा। अभी रफ़ीक ये बात कर ही रहा था कि तारक भी उसके पास आ गया और बोला, अब्बू अम्मी बुला रही हैं, नाश्ता कर लें। ये सुनकर रफ़ीक ने खालिद से कहा, चलो बेटा नाश्ता करते हैं, वैसे भी आज बहुत काम करने हैं। ये जगह सेठ जमील को देकर आज ही हम अपने घर की तामीर शुरू करवा देंगे ताकि वक्त की बचत की जा सके। वैसे भी 2 दिन से मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जा सका। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी अब्बू, मैं भी यही कह रहा था कि हमें घर की तामीर जल्दी ही शुरू करवा लेनी चाहिए, वरना बरसात आने वाली तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बातें करते हुए सब लोग नाश्ता करने चले गए। फिर नाश्ते से फारग होकर सब लोग सहन में आकर घर को बनाने के आइडियाज़ देने लगे। कोई कह रहा था ऐसे कर लो, कोई कुछ कह रहा था। इतने में खालिद ने कहा, अब्बू ऐसा करते हैं, हम किसी अच्छे से नक्शे बनाने वाले के पास जाते हैं, उसे यहाँ लेकर आते हैं, वो हमारी सारी जगह को देखकर हमें अच्छा सा नक्शा बना देगा, फिर हम वैसा ही घर तैयार करवा लेंगे। रफ़ीक ने कहा, हाँ ये सबसे अच्छा मशवरा है, इससे हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हमारा घर कैसा तामीर होगा। अभी सब लोग ये बातें कर रहे थे कि अचानक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो रफ़ीक ने सोनिया और मुमताज़ से कहा, अब तुम लोग अंदर जाओ, मुझे लगता है जमील साहब आ गए हैं। ये सुनते ही मुमताज़ सोनिया के साथ कमरे में चली गई। खालिद ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर बब्बी आया हुआ था। खालिद ने उसके बारे में रफ़ीक को बताया तो रफ़ीक बब्बी से मिलने बाहर गया। खालिद ने उसके बारे में रफ़ीक को बताया तो रफ़ीक बब्बी से मिलने बाहर गया तो देखा बब्बी बहुत परेशानी हालत में घबराया हुआ खड़ा था। उसे देखते ही रफ़ीक ने कहा, अरे सब खैरियत तो है बब्बी भाई? बब्बी ने कहा, पहलवान भाई क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? रफ़ीक ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? बब्बी ने कहा, वो मज़दूर
वो वहाँ शाकर बाबा। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, शाकर बाबा? हाँ, क्या हुआ शाकर बाबा को? बब्बी ने कहा, आप मेरे साथ चलें, वो वहाँ वो नाले पर। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, हाँ हाँ चलता हूँ, पर ये बताओ क्या हुआ है? बब्बी ने कहा, आप बस जल्दी चलें। ये सुनते ही रफ़ीक और खालिद बब्बी के साथ चल पड़े। इस दौरान पहलवान बार बार बब्बी से पूछ रहा था, पर बब्बी कुछ नहीं बता रहा था, बस वो जल्दी जल्दी चल रहा था। फिर घर से कुछ दूरी पर जाकर पहलवान ने देखा तो एक जगह गंदे नाले के करीब लोगों का बहुत रश लगा हुआ था। और जब पहलवान वहां गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां शाकर बाबा की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन किसी ने पूरी तरह से घुमाकर उसकी कमर की तरफ कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शाकर बाबा का चेहरा उसकी कमर की तरफ लगा हुआ है। ये मंजर देखकर खालिद के होश भी उड़ गए। इतने में वहां पुलिस पहुंच गई और वहां से सब लोगों को भगाने लगी। इस दौरान रफ़ीक, बब्बी और खालिद भी वहां से वापस आ गए। रास्ते में रफ़ीक ने बब्बी से कहा, ये सब कैसे हो गया? बब्बी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पहलवान भाई। मैं तो यहाँ आपको ये बताने आ रहा था कि गुज़श्ता रोज़ जो मजदूर दरख्त काटने आए थे, इनमें से 2 मजदूर मर गए हैं। ये सुनते ही पहलवान ने हैरानी से बब्बी की तरफ देखते हुए कहा, क्या 2 मजदूर मर गए हैं? लेकिन कब और कैसे? बब्बी ने कहा, पता नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं ट्रक लेकर अड्डे पर गया तो उन्हीं मजदूरों का एक साथी किसी को इनके बारे में बता रहा था। मुझे वहां से पता चला कि वो 2 मजदूर जिन्हें हम हॉस्पिटल छोड़कर आए थे, अचानक रात को इन्हें किसी ने मार दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत गर्दनें टूटने की वजह से हुई है, और जो बाकी के 3 मजदूर थे वो पागल हो चुके हैं। उनका जहनी तवाज़ुन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो बार बार खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्हें पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया है। यही बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था कि रास्ते में रश लगा देखा, और रश में जाकर देखा तो शाकर बाबा की लाश पड़ी थी। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता पहलवान भाई। मुझे तो ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चीज़ हमें भी न मार डाले। ये सुनकर रफ़ीक भी पूरी तरह से हैरान और परेशान होकर किसी सोच में पड़ गया। फिर बब्बी की तरफ देखते हुए बोला, देखो जो भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और ना ही हम जानते हैं कि ये सब किसने किया। इसीलिए आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, और अब इस बारे में किसी से कोई बात ना करना। बस इतना जान लो, हमारा इन लाशों से कोई वास्ता नहीं, और ना ही हम इन्हें जानते हैं। इसलिए इस बात को यहीं दफन कर दो, वरना कोई पुलिस केस हो गया तो बेगुनाह होते हुए भी हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे और कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़े रहेंगे। अब तुम घर जाओ और कुछ दिन के लिए अड्डे पर मत जाना। अगर कोई तुमसे इस बारे में पूछे भी तो कहना, पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। बब्बी ने कहा, पहलवान भाई, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन हम चाह कर भी इससे बच नहीं सकते। ये सुनते ही पहलवान ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? हम तो इन्हें यहाँ नहीं लाए थे, और ना ही किसी को ये पता है वो हमारे घर आए थे, और ना ही हम अड्डे पर गए थे, तो फिर हम क्यों फंसेंगे? बब्बी ने कहा, अड्डे पर तो किसी ने नहीं देखा। वो मजदूर आपके घर काम करने आए थे, क्योंकि अड्डे से शाकर बाबा ही इन्हें अपने साथ लेकर आया था। लेकिन फिक्र वाली बात यह है कि वो इन सब को मेरे ट्रक पर ही सवार करके यहाँ लाया था, और जब दोबारा मलबा उठाने वाले मजदूर आए थे तो उन्हें मैं ही यहाँ लेकर आया था। और मुझे लगता है कि उनमें से ही कोई इस बात का जिक्र कर सकता है, या हॉस्पिटल से कोई बता सकता है, क्योंकि हम हॉस्पिटल तो लेकर गए थे ना। ये सुनकर पहलवान ने कहा, हाँ तुम सही कहते हो, हम चाह कर भी इस मामले से बाहर नहीं जा सकते। ये तो वाकई में बहुत फिक्र वाली बात हो गई। इतने में खालिद ने कहा, अब्बू आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर सब लोगों को भी पता चल जाए तो भी आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप लोग हौसला रखें। इससे पहले पुलिस आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग खुद ही रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को ये सब बता दें, ताकि उन्हें ये न लगे कि आप लोगों ने जानबूझकर ये बात उनसे छुपाई। वैसे भी जो कुछ भी हुआ, इसमें आप में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। हमने अपने मसले के हल के लिए शाकर बाबा को पैसे दिए थे, और हमने उनसे कोई गलत काम नहीं करवाया। अब यहाँ से जाने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं,
इससे आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर बब्बी ने कहा, जी पहलवान भाई, मुझे लगता है बरहुरदार ठीक कह रहा है। हम अभी जाकर पुलिस को ये सब कुछ बता देते हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, तो ठीक है, हम अभी इसी वक्त पुलिस के पास जाते हैं और इन्हें इस बारे में सब कुछ बताते हैं। ये कहने के बाद रफ़ीक ने तारक से कहा, वो घर पर ही रहे और सेठ जमील का इंतज़ार करे, तब तक हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। ये सुनकर तारक ने हाँ में सर हिलाया। फिर रफ़ीक, खालिद और बब्बी के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ जाकर पहलवान की मुलाकात उसके पुराने दोस्त बशीर से हुई, जो कि उस थाने का एएसआई निकला। वो पहलवान से बहुत अच्छे तरीके से मिला और उसने पहलवान से पुलिस स्टेशन आने की वजह पूछी, तो पहलवान ने फिर उसे सब कुछ साफ और तफसील से बताया। तो वो सब सुनकर बशीर हैरान और परेशान हो गया। फिर उसने पहलवान से कहा कि शाकर बाबा के तुम्हारे घर आने के बारे में उन मज़दूरों के अलावा कोई गली या मोहल्ले का कोई फ़र्द जानता है? पहलवान ने कहा, पता नहीं, लेकिन एक प्लम्बर है, वो तकरीबन सब कुछ जानता है। बशीर ने कहा, क्या वो अभी यहाँ आ सकता है? पहलवान ने कहा, हाँ आ तो सकता है, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है? रफ़ीक ने कहा, दरअसल बात यह है फ़िका भाई, ये जो कुछ भी आपने मुझे बताया उस पर मैं पूरी तरह से यकीन करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको शुरू से जानता हूँ कि आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी तौर पर हम इन बातों से किसी को यकीन नहीं दिला सकते कि ये सब इन शैतानी चीज़ों का काम है, क्योंकि कानून सबूत का मुहताज होता है। इसीलिए मैं उस प्लम्बर का बयान भी लेना चाहता हूँ, ताकि इस मामले में आप लोगों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि ये 3 लोगों की मौत का मामला है और इस मामले को लेकर मुझ पर बहुत प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई इस मामले में बार बार मत उलझाए और तफ्तीश मुकम्मल हो जाए। इसके लिए उस प्लम्बर का बयान बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कि उसने शाकर बाबा को आपसे पैसे लेते हुए देखा था और शाकर बाबा ही इन मज़दूरों को लेकर आया था। बाकी सब मैं देख लूँगा। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, मैं अभी जाकर प्लम्बर को लेकर आता हूँ। बशीर ने कहा, ठीक है। बाकी कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो आपने कोई कत्ल किया है और ना ही आप किसी किस्म के गलत काम में मुलव्वस हैं। पहलवान ने कहा, तो ठीक है, मैं अभी उससे लेकर आता हूँ। ये कहकर पहलवान और बाकी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। फिर पहलवान प्लम्बर के घर गया और उसे सब कुछ बताकर अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आया, जहाँ प्लम्बर ने भी सारी बात बशीर को बताई और बशीर ने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। फिर बशीर ने रफ़ीक से कहा, अब आप लोग बेफिक्र होकर जाएं और किसी भी किस्म की टेंशन ना लेना। ये इंक्वायरी कुछ देर चलेगी और हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर पहलवान ने बशीर का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद सब लोग पुलिस स्टेशन से वापस आ गए। बाहर आते ही प्लम्बर ने पहलवान से कहा, पहलवान जी, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे लोगों के अमल में कोई असर नहीं होता। देखो, खुद तो गया, साथ में मज़दूरों को भी ले गया। रफ़ीक ने कहा, चलो जो भी है, कम से कम हम तो इस मामले में सुरखरू हो गए हैं, वरना ऐसे ही पुलिस हमें तंग करती रहती। उसके बाद सब लोग रफ़ीक के साथ वापस उसके घर आ गए। इतने में रफ़ीक ने बब्बी की तरफ देखा तो वो अभी तक परेशान दिखाई दे रहा था। ये देखकर रफ़ीक ने कहा, अरे बब्बी भाई, अब क्या मसला है? पुलिस का मामला तो सेट हो गया, पर तुम अभी तक परेशान दिखाई दे रहे हो। बब्बी ने कहा, पहलवान भाई, पुलिस का मामला तो हल हो गया, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र है अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है इन दरख्तों को काटने में मेरा भी कसूर है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, अरे बब्बी भाई, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा तो इन दरख्तों को कटवाने में कुछ लेना देना नहीं है। डरना तो मुझे चाहिए, क्योंकि इन दरख्तों को तो मैंने कटवाया है, लेकिन देखो, फिर भी मैं तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा हूँ। अगर कुछ होता तो पहले मेरे साथ होना था। मुझे लगता है अब हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो चुका, अब मज़ीद कुछ नहीं होगा। ज़रूर शाकर बाबा के अमल में कोई गलती हुई होगी, जिसकी वजह से उस पर और मज़दूरों पर मुसीबत आ गई, जो एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया। फिर भी हम दोनों ही महफूज हैं। इसका यही मतलब है कि अब हमें कुछ नहीं होगा। तुम खुद को ऐसे ही फजूल परेशानी में मत डालो। अब दिमाग पर जोर ना डालो
और जाकर आराम करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतने में पास खड़े प्लम्बर ने बब्बी से कहा, भाई अगर आप चाहो तो मैं आपको हाजी बाबा के पास ले जाता हूँ, वो आपको कोई तावीज़ बनाकर दे देगा, उससे आपको डर नहीं लगेगा और वो किसी किस्म का कोई हदिया भी नहीं लेते, उनके इल्म में बहुत असर है। ये सुनकर बब्बी ने कहा, लेकिन ये हाजी बाबा हैं कौन और तुम इन्हें कैसे जानते हो? प्लम्बर ने कहा, दरअसल मैं प्लम्बर हूँ और इस इलाके में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में सेंट्री का काम कर चुका हूँ। और एक दिन मैं किसी घर में प्लम्बरी का काम कर रहा था तो उस घर में एक लड़की थी जिस पर बहुत ही खतरनाक चीज़ों का साया था। वो अक्सर घर से भागकर लोगों के जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। तो उस दिन हाजी बाबा को मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने उस लड़की को चंद ही पलों में ठीक कर दिया था। फिर उस दिन के बाद उस लड़की पर कभी कोई साया नहीं हुआ और हाजी बाबा ने वो काम फी सबीलिल्लाह किया था। ये सुनकर पहलवान ने प्लम्बर से कहा, कहीं तुम असलम साहब की बेटी की बात तो नहीं कर रहे, वो जो वापदा में मुलाजिम हैं? प्लम्बर ने कहा, जी जी पहलवान जी, उन्हीं की बेटी की बात कर रहा हूँ। उसे हाजी बाबा ने ही ठीक किया था और ये सब मेरे सामने हुआ था। यह सुनकर बब्बी ने हैरानी से रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, पहलवान भाई क्या वाकई में ऐसा हुआ था? रफ़ीक ने कहा, हाँ बब्बी भाई, मेरे ख्याल से ये सही कह रहा है। दरअसल असलम साहब भी मेरे जानने वाले हैं। उनकी बेटी पर किसी चीज़ का साया हो गया था तो वो ऐसे ही किया करती थी, लेकिन उसे किसी ने ठीक किया था। ये मुझे पक्का पता नहीं था, लेकिन वो ठीक ज़रूर हो गई थी। ये सुनते ही बब्बी ने प्लम्बर से कहा, क्या तुम जानते हो वो अभी कहाँ मिलेंगे? प्लम्बर ने कहा, जी वो नहर के पास वाले दरबार में ही होते हैं। बब्बी ने कहा, तो भाई तुम फिर मुझे अभी उनके पास ही ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही पहलवान ने कहा, अरे बब्बी भाई तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, खैर तुम चले जाओ हाजी बाबा के पास, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं थी। बब्बी ने कहा, ज़रूरत है पहलवान जी, ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं मेरे जहन में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। ये सुनकर पहलवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन शाम में मेरी तरफ ज़रूर चक्कर लगाना, मुझे तुमसे काम है। ये सुनकर बब्बी ने हाँ में सर हिलाया और प्लम्बर के साथ चला गया। उसके जाते ही खालिद ने कहा, अब्बू बब्बी अंकल तो कुछ ज़्यादा ही डरे हुए लग रहे थे। रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं उसे हौसला देने की कोशिश कर रहा था। बाकी देखा जाए तो उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, दराह तो हमने कटवाए हैं, वो बिला वजह ही डर रहा था, चलो जाने दो उसको। अभी रफ़ीक ये बात कर ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी रफ़ीक के घर के सामने आकर रुकी। उसे देखते ही रफ़ीक ने कहा, क्या बात है, सेठ जमील साहब आ गए। इतने में सेठ जमील और दो आदमी गाड़ी से निकले तो रफ़ीक इनसे सलाम दुआ करने के बाद इन्हें घर में ले गया। जहां जमील के साथ आए इन दो आदमियों ने जगह की पैमाइश की और किसी पाउडर की मदद से निशानात लगाए। फिर इस पैमाइश के हिसाब से सेठ जमील ने रफ़ीक को बताया कि इसकी जगह की कीमत 30 लाख रुपए की बनती है, जो कि उस दौर के हिसाब से एक बड़ी रकम बनती थी। तो सेठ जमील ने कहा, रफ़ीक साहब, तो क्या आप इतनी रकम में ये जगह बेचने पर राज़ी हैं? ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, जी सेठ साहब, हम राज़ी हैं। फिर सेठ जमील ने घर की रजिस्ट्रेशन के कागजात वगैरह चेक किए। फिर जमील ने उसके साथ आए पैमाइश वालों से कहा, तुम कुछ देर यहीं तारिक के पास रुको, हम अभी आते हैं। ये कहकर जमील पहलवान और खालिद को अपने साथ पटवार खाने ले गया और वहां जाकर बाकी की कागजी कार्रवाई पूरी करके उन्हें बैंक ले गया और वहां से 25 लाख रुपए निकालकर रफ़ीक को देते हुए बोला, रफ़ीक साहब ये लीजिए, ये 25 लाख रुपए हैं। 5 लाख रुपए का चेक पहले से ही आपके पास है, वो आप यहाँ से कैश करवा लेना तो आपके पास 30 लाख रुपए हो जाएंगे। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी जी हम समझ गए। उसके बाद सेठ जमील इन्हें वापस इनके घर ले आया और बोला, रफ़ीक साहब, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं आज ही कुछ लोगों को बेचकर इस जगह की चारदीवारी करवाना चाहता हूँ। कुछ पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या पानी का इंतज़ाम है या फिर मैं पानी वाली गाड़ी का भी अरेंज कर लूँ? रफ़ीक ने कहा, नहीं, पानी का इंतज़ाम है, आप फ़िक्र मत करें,
आपको जितना तामन चाहिए होगा हम करेंगे, और हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। अब वो जगह आपकी है, आप जब चाहें जैसे चाहें काम करवा सकते हैं। ये सुनकर जमील ने रफ़ीक का शुक्रिया अदा किया और अपने दोनों बंदों को साथ लेकर चला गया। उनके जाते ही रफ़ीक कमरे में जाकर वो सारे पैसे चारपाई पर बिखेर कर रखे, और सब घर वाले इन पैसों को देखकर खुश होने लगे, क्योंकि रफ़ीक और उसके ख़ानदान वालों ने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। इतने में तारक ने कहा, अब्बू इतने पैसों में तो हम 4 मंजिला घर बना सकते हैं। रफ़ीक ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर रफ़ीक ने वो सारे पैसे मुमताज़ को देते हुए कहा, इन्हें संदूक में रख दो, और कल जो चेक मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो। तो मुमताज़ ने ऐसा ही किया, वो चेक रफ़ीक को दे दिया। फिर रफ़ीक ने खालिद से कहा, बेटा चलो हम नक्शे वाले के पास चलते हैं, उसे यहाँ लाकर घर का नक्शा बनवाते हैं, और साथ में ये चेक भी कैश करवा लेंगे। खालिद ने कहा, जी अब्बू चलें। ये सुनकर तारक ने कहा, अब्बू मैं भी चलूँ। रफ़ीक ने कहा, नहीं बेटा तुम घर पर ही रुको, से जमील साहब अभी कुछ लोगों को भेज रहे हैं, तुम उन्हें देख लेना, हम बस अभी वापस आ जाएंगे। तारक ने कहा, जी ठीक है अब्बू। उसके बाद पहलवान खालिद के साथ चला गया, और तारक घर बैठकर सोनिया और मुमताज़ के साथ घर की तामीर के बारे में बातें करने लगे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी तो तारक दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया तो देखा कि बाहर शेर जमील और तारक के साथ कारखाने में काम करने वाले 2 लड़के मुजम्मल और तनवीर भी खड़े थे, जिन्हें शेर जमील साथ लेकर आया था। फिर तारक ने सबसे सलाम दुआ की और इन्हें अंदर ले आया। फिर तारक ने जल्दी से कुर्सियां लाकर इन्हें सहन में बिठा दिया तो शेर जमील ने तारक से पूछा, रफ़ीक साहब कहाँ हैं? तारक ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो शेर जमील ने कहा, बेटा अभी कुछ मज़दूर और सामान आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ चारदीवारी करने आ रहे हैं, तो इन्हें पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रा आप लोग इनसे तावन कर लेना। वैसे इस बारे में रफ़ीक साहब से मेरी बात हो चुकी है, बाकी काम मैंने मुजम्मल और तनवीर को बता दिया है, ये हैंडल कर लेंगे। इतने में बाहर ट्रकों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मुजम्मल जल्दी से उठा और बाहर गया, फिर 2 आदमियों को अपने साथ अंदर ले आया। इनमें से एक कुछ देर पहले आया पैमाइश वाला था और दूसरा शायद ठेकेदार था। फिर शेर जमील ने ठेकेदार को सारे निशानात दिखाए तो उस ठेकेदार ने कहा, आप फिक्र मत करें, आज रात तक काम मुकम्मल हो जाएगा, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। फिर शेर जमील ने तारक से कहा, अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ, अपने अब्बू को मेरा सलाम कहना। ये सुनते ही तारक ने हाँ में सर हिलाया तो शेर जमील पैमाइश वाले को लेकर चला गया। इतने में 10-12 मजदूर ट्रक से ईंटें सीमेंट वगैरह घर में लाकर रखने लगे, और तारक अपने दोस्तों से बैठकर बातें करने लगा। कुछ ही देर में काम शुरू हो गया। दोपहर का वक्त था और मजदूर खुदाई कर रहे थे कि इतने में एक मजदूर ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है? ये सुनकर जब बाकी लोगों ने वहां जाकर देखा तो वहां खुदाई के दौरान ज़मीन से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से उनके पूरे पांव खून से भर गए। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। इतने में ठेकेदार ने कहा, अरे कोई सांप वगैरह मर गया होगा खुदाई करते वक्त, तुम घबराओ नहीं, जल्दी से काम मुकम्मल करो। ये सुनकर मजदूर दोबारा खुदाई करने लगे। फिर कुछ देर में खुदाई मुकम्मल हो गई और फिर दीवार की तामीर शुरू हो गई। इस दौरान रफ़ीक और खालिद भी आ गए। उनके साथ एक नक्श बनाने वाला भी आ गया और उसने सारी जगह देखकर उस हिसाब से सारा नक्शा बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान तारक, रफ़ीक और खालिद खाना खाने चले गए। खाने के दौरान तारक ने मजदूरों के साथ हुए उस वाक़े के बारे में रफ़ीक को बताया तो अचानक रफ़ीक परेशान हो गया और खाना छोड़कर बाहर जाकर उन मजदूरों को देखने लगा। इतने में खालिद भी रफ़ीक के पीछे चला गया। उसने रफ़ीक से कहा, क्या हुआ अब्बू, आपने खाना क्यों छोड़ दिया? रफ़ीक ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, मुझे बस इतनी ही भूख थी। खालिद ने कहा, अब्बू आप फिर से परेशान लग रहे हैं। रफ़ीक ने कहा, नहीं बेटा, बस मैं इन बेचारे मजदूरों को देख रहा हूँ, रोटी के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। इनमें से किसी के पाँव खून से भरे लेकिन वो फिर भी काम में मसरूफ़ है, बस मुझे इनकी फ़िक्र हो रही है, दुआ करो सब ठीक ही रहे। अभी रफ़ीक बात कर ही रहा था कि इतने में रफ़ीक की नज़र बाथरूम से कुछ ही दूरी पर खड़े नक्शा बनाने वाले पर पड़ी तो वो गुस्से से माथा पीट रहा था।
ये देखकर रफ़ीक ने उसके पास जाकर कहा, अरे भाई क्या हो गया? उसने कहा, पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं नक्शा बनाता हूँ तो अचानक सारा नक्शा गलत हो जाता है। ये देखे मेरे कितने सफ़ात ज़ाया हो रहे हैं। ये कहते हुए नक्शा निगार ने ज़मीन पर फेंके हुए उन सफ़ात की तरफ इशारा किया। फिर बोला, बस इसी वजह से गुस्सा आ रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर पता नहीं आज कैसे ये सब हो रहा है। रफ़ीक ने कहा, अरे भाई मुझे लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, कल आ जाना। तुम्हें एडवांस तो दे दिया है ना, वो तुम अभी पास ही रखो और कल आकर अच्छे से बना लेना। ऐसा हो जाता है, कभी कभी आसान सा काम भी मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर नक्शा बनाने वाले ने कहा, जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा सर भारी भारी सा महसूस हो रहा है, तो मैं कल ही आकर बना लूँगा। ये कहकर वो चला गया। इतने में ठेकेदार की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी मजदूर को डांट रहा था। अभी रफ़ीक उसकी तरफ देख ही रहा था कि मुज़म्मल रफ़ीक के पास आया और बोला, अंकल पानी नहीं आ रहा। रफ़ीक ने कहा, बेटा पानी तो आ रहा है। ये कहते हुए रफ़ीक ने बाथरूम का नलका खोला तो पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर रफ़ीक ने खालिद से कहा, बेटा जाकर मोटर चलाओ, शायद टैंकी खाली हो गई है। ये सुनकर खालिद जल्दी से गया और मोटर चलाकर वापस आ गया, लेकिन पानी फिर भी नहीं आ रहा था। ये देखकर रफ़ीक ने कहा, अरे अब ये क्या मसला हो गया है, पानी को क्या हो गया है? ये कहते हुए रफ़ीक ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। इतने में एक मज़दूर ने रफ़ीक से कहा, जनाब मुझे लगता है कि आपके नलके की मेन लाइन में कोई मसला हो गया है, क्योंकि पानी की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन पानी मोटर तक नहीं पहुंच रहा। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, अरे यार चलो आप लोग इतनी देर मेरे किचन वाली टैंकी से पानी ले लो, तब तक मैं प्लम्बर को लेकर आता हूँ। इसके बाद रफ़ीक ने खालिद से कहा, बेटा तुम इनके पानी वाले पाइप को किचन वाले नलके से लगा दो, मैं प्लम्बर को लेकर आता हूँ। ये कहकर पहलवान प्लम्बर को लेने चला गया। इस दौरान खालिद मजदूरों को पानी का पाइप लगाकर देने लगा। शाम की शुरुआत हो रही थी। दीवार एक साइड से तकरीबन पूरी हो चुकी थी और दूसरी साइड से आधे से ज़्यादा खड़ी हो चुकी थी। इस दौरान काफ़ी सारे मिस्त्री मजदूर काम में मसरूफ़ थे। तारक भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप लगाने लगा, जबकि खालिद किचन के पास ही खड़ा इन लोगों को देख रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो खालिद ने मुड़कर देखा, दरवाजे में सोनिया खड़ी थी। उसे देखते ही खालिद ने कहा, क्या चाहिए? सोनिया ने कहा, भाई किचन से नमक का डब्बा तो देना। ये कहकर सोनिया ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया और बैठकर खालिद का इंतज़ार करने लगी। अभी खालिद किचन में नमक का डब्बा पकड़ने वाला ही था कि अचानक पानी के पाइप को किसी ने खींचा तो पाइप निकलकर वापस मजदूरों वाली साइड पर गिर गया। ये देखकर खालिद ने जल्दी से नलका बंद किया और दूसरी साइड से पानी का पाइप पकड़ने चला गया, जबकि इस दौरान सोनिया दरवाजे के पास बैठी खालिद का इंतज़ार कर रही थी कि इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोनिया ने जल्दी से नमक पकड़ने के लिए दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। ये देखकर सोनिया ने दरवाजे में ही खड़े रहकर खालिद को आवाज़ दी, लेकिन खालिद वहाँ मौजूद नहीं था। इतने में अचानक सोनिया को एक झटका सा लगा, जिसकी वजह से सोनिया पीछे की तरफ गिर गई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ देर में खालिद ने पानी का पाइप दोबारा किचन वाले नलके में लगा दिया और नमक का डब्बा पकड़कर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो सोनिया ने दरवाज़ा खोला तो खालिद ने उसे नमक का डब्बा पकड़ाया तो सोनिया ने गुस्से से वो डब्बा खालिद से छीना और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे ऐसा करते देखकर खालिद हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। इतने में रफ़ीक प्लम्बर को लेकर आ गया और उससे पानी का मामला दिखाने लगा। फिर कुछ देर गुजरने के बाद प्लम्बर ने पानी का मसला हल कर दिया। प्लम्बर ने रफ़ीक से कहा, पहलवान जी अब जाकर मोटर चलाएं। तो रफ़ीक ने खालिद से मोटर चलाने का कहा और ख़ुद प्लम्बर से अपने नए घर की तमीर के लिए सेंट्री के काम के हवाले से बातें करने लगा। इतने में खालिद ने मोटर चलाई। प्लम्बर ने पहलवान से कहा, अब बाथरूम में जाकर चेक कर लें, पानी आ रहा है। ये सुनकर पहलवान बाथरूम में जाकर पानी चेक करने लगा। इस दौरान प्लम्बर हाथ में पकड़ा हुआ रेंच को उछाल कर गाने गुनगुना रहा था कि इतने में अचानक रेंच इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया और जैसे ही प्लम्बर रेंच उठाने लगा तो इसकी नज़र कुछ ही दूरी पर गिरे
इन सफ़ात पर पड़ी जो कि नक्श बनाने वाले ने एक साइड पर फेंक के हुए थे। तो प्लम्बर ने जाकर उसमें से एक सफ़ा उठाया और उसे देखने लगा। इतने में रफ़ीक ने उसके पास आकर कहा, अब ठीक है, पानी आ रहा है। लेकिन प्लम्बर ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और उस सफ़े को उल्टा सीधा करके देखने लगा। इतने में पहलवान ने कहा, अरे क्या देख रहे हो? लेकिन प्लम्बर ने फिर से उसकी बात नहीं सुनी। फिर से एक और सफ़ा उठाकर उसे देखते हुए बोला, पहलवान जी, ये तस्वीर कौन बना रहा था? रफ़ीक ने कहा, अरे कौन सी तस्वीरें? ये तो वो ज़या किए हुए सफ़ात हैं जो नक्शा बनाने वाले ने फेंके हैं। उससे नक्शा सही से नहीं बन रहा था तो वो इन सफ़ात को यहाँ फेंक कर चला गया। ये सुनते ही पहलवान ने चौंक कर रफ़ीक की तरफ देखा और फिर ज़मीन से एक और सफ़ा उठाकर उसे पहलवान को दिखाते हुए बोला, पहलवान जी ये देखें, ये आपको कहाँ का नक्शा लग रहा है? ये सुनकर जब रफ़ीक ने उस सफ़े को गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पर कब्रिस्तान बना हुआ था। फिर प्लम्बर ने पहलवान को बाकी सिफात दिखाए तो उन पर तरह तरह की डरावनी सी शक्लें बनी हुई थी, जिनको देखकर पहलवान ने कहा, अरे वो पागल यहाँ खड़ा होकर ये कुछ बना रहा था, लेकिन मुझे तो उसने कहा था कि वो नक्श बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद पहलवान ने एक और सफ़ा ज़मीन से उठाकर देखा तो उसे ऐसा करते हुए देखकर प्लम्बर ने कहा, क्या हुआ पहलवान जी, इसमें क्या बना हुआ है? दिखाओ मुझे। ये सुनकर पहलवान ने अपने कांपते हुए हाथ से वो सफ़ा प्लम्बर को पकड़ाया तो जैसे ही प्लम्बर ने उस सफ़े पर गौर किया तो उस पर 5 कब्रें बनी हुई थी और हर कब्र के साथ पहलवान के घर के हर फर्द की छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी। उसे देखते ही प्लम्बर ने कहा, पहलवान ये तस्वीरें तो बिल्कुल ही तुम्हारी ही लग रही हैं। ये देखो, ये बंदा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का लग रहा है और ये दोनों भी तुम्हारे बेटों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये 2 ख़वातीन बनी हुई हैं। ये कहते हुए प्लम्बर ने फिर से वो पेज पहलवान को दिखाया तो पहलवान ने कहा, हाँ ये मेरा ही खानदान बना हुआ है, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, ये सारा उस नक्शा बनाने वाले का काम है। इतने में खालिद रफ़ीक के पास आया। पहलवान ने उसे भी वो सारे सफ़े दिखाते हुए सब कुछ बताया तो वो सब देखकर खालिद भी हैरान रह गया और आंखें फाड़ते हुए पहलवान की तरफ देखकर बोला, अब्बू ये सब तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये कैसे हो सकता है? वो ये सब कैसे बना सकता है? ये कहते हुए खालिद उन तस्वीरों को देखकर कुछ सोचने लगा। इतने में पहलवान ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, चलो अभी जाकर उस नक्शे वाले का सर फोड़ देते हैं। ये कहते हुए पहलवान वहाँ से जाने लगा तो खालिद ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं अब्बू रुकिए, ज़रा मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें उस नक्शे वाले की कोई गलती है, क्योंकि ज़रा सोचें, वो शख्स पहली बार यहाँ आया था और मान लो उसने आपको, मुझे और तारिक को देख लिया होगा तो उसने हमारी तस्वीरें बना दी। लेकिन जब से वो यहाँ आया था और जब तक वो यहाँ रहा उस दौरान ना तो अम्मी बाहर आई और ना ही सोनिया, तो फिर उसने बिना उन्हें देखे उनकी इतनी परफेक्ट तस्वीरें कैसे बना दी? ये सुनकर प्लम्बर ने कहा, अगर ऐसा है तो वाकया में इसमें नक्श वाले की कोई गलती नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है कि ये कुछ और ही है। ये कहते हुए प्लम्बर ने सबसे पहले वाला सफ़ा खोलकर खालिद को दिखाते हुए कहा, देखो ये तुम्हारे कमरे बने हुए हैं और ये सहन में कब्रिस्तान बना हुआ है और इसके पास ये वैसे ही दरख्त बने हुए हैं जो तुम लोगों ने कटवा दिए थे, और अब तो यहाँ दरख्त हैं ही नहीं बल्कि दीवार है। तो फिर नक्शे वाले ने ये सब कैसे बना दिए, वो भी ठीक इसी जगह पर? ये सुनकर खालिद ने कहा, जी भाई, ये वाकया में नक्शे वाला नहीं बना सकता, क्योंकि उससे तो पता ही नहीं था कि यहाँ दरख्त भी थे।